आप सभी को पलामू से बैनाथ झारखंडी का झारखंडी जोहार। तो आज चूंकि आप जान रहे हैं कि आप लोग के लिए शिवांगन की पाठशाला डीएसपी की पाठशाला लेके आया है एक अंतिम प्रहार सीरीज 2 मैंने रीस्टार्ट। हम लोगों ने पिछले एग्जाम में, पिछले बार जो जेएसएससी का एग्जाम हुआ था, तो हम लोगों ने एक चलाया था सीरीज अंतिम प्रहार कि हम लोग अंतिम प्रहार यानी जो ब्रह्मास्त्र हम लोग के पास है उसका हम लोग प्रयोग करें। यानी हमने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तत्परता के साथ अपने पढ़ाई पर पूरी तरह ईमानदारी के साथ अब हो जाए। चूंकि आप जान रहे हैं कि आज चूंकि 26 तारीख को हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड का, और आज ही जेएसएससी ने, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आज ही एक अपनी कैलेंडर जारी की है जिसमें जेएसएससी सीजीएल की जो एग्जाम आपकी होनी है वो होनी है अगस्त माह के तीसरे सप्ताह में। कब? तो अगस्त 2024 थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2024। तो आपके पास मुश्किल 2 महीना का समय है, मात्र 60 दिन का आपके पास समय है। और इस 60 दिनों में जो आप 10 साल से झेल रहे हैं जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर, जो आप लोगों ने अपनी पूरी तरह से अपना कहिए कि अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए। और शिवांगन की पाठशाला आप लोग के साथ है, डीएसपी की पाठशाला आप लोग के साथ है। आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए हम लोग मैदान में उतर चुके हैं अंतिम प्रहार सीरीज के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चूंकि हमारा जो क्लास होना है वह झारखंड से होना है और एक नए कलेवर में हो रहा है क्लास। क्योंकि पिछले क्लास जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ पेपर आउट के चलते, उसमें हमने यहां से कोशिश किया था कबाड़ से जुगाड़ टेक्नोलॉजी के द्वारा आप लोग को ले रहे थे ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे, तो आप लोग को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा था। इसलिए हम एक बार पूरी टीम को, चाहे डीएसपी की पाठशाला की टीम हो या शिवांगन की पाठशाला की टीम हो, सभी को आप लोग तरफ से, अपने तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि स्टूडेंट के हितार्थ उन्होंने इस पलामू जैसे छोटे जगह में डिजिटल व्यवस्था दी है ताकि पूरे झारखंड के छात्र इससे लाभान्वित हो। तो हम लोग आज से तैयार होते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश के साथ, और इस आशा एवं विश्वास के साथ कि जितने भी लोग हमारे टीम में हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, सभी छात्र जो हैं वह जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करेंगे। और उनका जो टारगेट है, यानी आपने सेट किया है टारगेट को, तो कहा भी जाता है कि सेट द टारगेट और हिट द टारगेट। आप लोगों ने 10 सालों से जेएसएससी सीजीएल का टारगेट सेट किया था, उसको हिट करने का समय आ गया है। इसीलिए हम लोगों ने चला रखा अंतिम प्रहार सीरीज। आज हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमको झारखंड का क्लास लेना है, और झारखंड में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका पेपर 3 का, वह है झारखंड ना, झारखंड। क्योंकि झारखंड से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 40 प्रश्न। सारा चीज आप लोग क्लियर है, प्रश्न सिलेबस। फिर भी एक बार हम लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नए शरीर से जुड़े होंगे, तो हम लोग क्लियर करेंगे कि जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे वह कहां से पूछे जाएंगे, जेएसएससी ने जो सिलेबस जारी की है उसमें क्या क्या लिखा है। और अब आप जान रहे हैं कि इस बार जो जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा होगा, इस बार जो आप एग्जाम देंगे वह काफी कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, ऊपर मतलब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग को डीपली अध्ययन करना है, खासकर झारखंड के इतिहास में। विगत परीक्षाओं में आप देख रहे होंगे जेपीएससी या जेएसएससी का कि झारखंड के इतिहास से थोड़ा डीपली प्रश्न दे रहा है, तो हम लोग हर एक पहलू को छूने का कोशिश करेंगे। हमारा जो रणनीति होगा झारखंड का क्लास का, वह रणनीति होगा कि जितना आपका सिलेबस है हर टॉपिक को हम छुएंगे, पूरे टॉपिक को आपको बताएंगे। उसके बाद विगत परीक्षाओं में प्रश्न, मतलब 24 साल जो झारखंड का हुआ, और 24 सालों में उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका प्रैक्टिस यहाँ कराएंगे। चूंकि आप लोग के पास परीक्षा योद्धा भी होगा, जो हम लोगों ने डीएसपी की पाठशाला ने परीक्षा योद्धा निकाल रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का विथ एक्सप्लेनेशन, पहला झारखंड का पहला ऐसा किताब जो पूरा तरह सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज है, वो आप अपने पास रखेंगे। यहाँ भी प्रीवियस ईयर प्लस जो संभावित, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसका हम लोग डेली प्रैक्टिस आपको कराएंगे। और यह कोशिश रहेगा कि 40 में 40 प्रश्न आप सोल्व करके आए और जेएसएससी सीजीएल को आप हिट करें। तो देखिए झारखंड का जो सिलेबस है, जहां से 40 प्रश्न पूछे जाने का बात किया है जेएसएससी ने, उसमें है झारखंड राज्य के भूगोल ना, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। पूरा झारखंड का भूगोल का जितना भी टॉपिक है
वह सारा आपसे पूछा जाएगा। यानी झारखंड का भूगोल हम लोग को पूरी तरह पढ़ना है। किसका भूगोल पढ़ना है? झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल तो इंपॉर्टेंट है, तो पूरी तरह हम लोग जानेंगे झारखंड के भूगोल के बारे में। उसके बाद कहता है इतिहास, यानी पूरा हिस्ट्री ऑफ झारखंड, हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ना है, पूरा हिस्ट्री ऑफ झारखंड ना। तो हिस्ट्री ऑफ झारखंड के बारे में हम लोग जानेंगे पूरा। उसके बाद सभ्यता संस्कृति, यानी पूरा झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति, इसमें जो पढ़ना रहता है, इसमें जो पढ़ना रहता है पूरा जनजातीय परिप्रेक्ष्य में, झारखंड की जनजातियां, झारखंड के पर्व त्योहार, मेले, गीत संगीत, नृत्य, सारा जो चीज है इसमें आपको पढ़ना होगा। तो पहला हो गया भूगोल, झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति, भाषा साहित्य, झारखंड में जो भाषा है, झारखंड का जो रीजनल लैंग्वेज है उसके बारे में, कि कौन सा भाषा, कौन सा किताब किसने लिखी, तो ये पढ़ना है भाषा और साहित्य। स्थान, इंपॉर्टेंट पैलेस, झारखंड में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक या आधुनिक स्थल है या जो चर्चित स्थल रहा है उसके बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे ना, चाहे ऐतिहासिक स्थल हो चाहे वर्तमान चर्चित स्थल हो, तो यहां से भी सवाल पूछे जाएंगे। खान खनिज, चूंकि आप जानते हैं कि झारखंड एक रत्न गर्भा भूमि है और झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि प्रकृति ने झारखंड को खनिज से पूरी तरह परिपूर्ण करके झारखंड को बनाया है। कोई भी पूरे विश्व का शायद ही कोई खनिज हो जो झारखंड में नहीं पाया जाता है। तो यह भी आपके सिलेबस में है कि झारखंड में कौन कौन से खान और खनिज हैं, उसके बारे में हम लोग डीपली चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा खान खनिज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद इंडस्ट्रीज, उद्योग, झारखंड में बहुत सारा उद्योग, चूंकि आप एचईसी के लिए जिसे मदर इंडस्ट्री कहा जाता है भारत का, पंडित जवाहरलाल नेहरू से आधुनिक भारत का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहा था। तो झारखंड में जो जो उद्योग हैं, चाहे वह एचईसी हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे बोकारो स्टील प्लांट हो, चाहे गोमिया का बारूद फैक्ट्री हो, चाहे मुरी का आपका हिंडाल्को हो, सारे उद्योग के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, इतिहास में तो पढ़ना ही है, एनिशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मिडिवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड। लेकिन और जो इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका, यानी 1910 के क्रांतिकारी गतिविधियों से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, यानी भारत के आजाद होने तक जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उसमें झारखंड की क्या भूमिका थी, कौन सा संगठन उस दौरान बना, कौन से नेता हुए जिन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, कौन सा नेता हुए जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में कि कौन सा नेता या नेत्री महिला की हत्या कर दी गई। तो सारे चीजों के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, किसमें? राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। तो राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद विकास योजनाएं, यानी 15 नवंबर 2000 से, यानी झारखंड गठन से लेकर टिल नाउ, आज मतलब एग्जाम से पूर्व तक जो भी योजनाएं, जो भी झारखंड सरकार द्वारा योजना चालू की गई है वो सारे योजना का यहाँ हम लोग देखेंगे। खासकर कुछ पिछले बार के 24 साल के में, मतलब मान के चलिए कि 19 तक का कम से कम 20 महत्वपूर्ण योजना, उसके बाद इधर जो सरकार का जो चल रहा है गठबंधन सरकार, उसने जो किया, तो सारी योजना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी योजना के बारे में हम लोग जानेंगे। सरकारी योजना यानी झारखंड की विकास योजनाओं के। खेल खिलाड़ी कि आप जानते हैं कि पहले रांची किस लिए जाना जाता था? रांची को जलप्रपातों का शहर, रांची को झारखंड का शिमला। लेकिन उसके बाद खिलाड़ी, एक से एक खिलाड़ी, झारखंड जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी के नाम से ना। वहां आप पूछिएगा कि कहां से आए हैं तो रांची नहीं जाने, बोलिएगा महेंद्र सिंह धोनी के घर से, तो समझ जाएगा। तो खेल खिलाड़ी झारखंड में एक से एक खिलाड़ी, सिलवानिस डुंगडुंग से लेके वर्तमान समय में ईशान किशन तक सारे खिलाड़ी के बारे में हम लोग जानेंगे। झारखंड के खेल और खिलाड़ी के बारे में जानना है और सिलेबस में आपका दे रखी है। उसके बाद व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ना, प्रमुख व्यक्तित्व, चाहे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित
व्यक्ति हो, चाहे वह अलग झारखंड राज्य आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हो, चाहे अन्य क्षेत्र का इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद नागरिक उपलब्धियां, यानी पुरस्कार, झारखंड के कौन सा लोगों को, अगर किसी को भारत रत्न मिला, किसी को पद्म विभूषण मिला, किसी को पद्म भूषण मिला, किसी को पद्म श्री मिला है, किसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, किसी को बिरसा मुंडा पुरस्कार मिला है, तो इस सारे पुरस्कार, नागरिक उपलब्धियां के बारे में भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे और इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय के, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय कि झारखंड का कौन सा ऐसा टॉपिक है जो राष्ट्रीय महत्व का विषय बना, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय बना। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोग लेंगे कि गुमला का बाजरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए केस स्टडीज बन गया है। गुमला में जो बाजरा का खेती हो रहा है अभी की विगत 2-3 वर्षों से, वह वहां इतना बाजरा का खेती हो रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वह टॉपिक, गुमला का बाजरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्या हो गया, उस यूनिवर्सिटी का एक केस स्टडी बन गया है ना। वहां के डीसी को प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इसके लिए। तो क्या हुआ, ये अंतरराष्ट्रीय विषय बन गया झारखंड के गुमला का बाजरा के बारे में जानना है। तो इस टाइप टॉपिक को हम लोग छूने का प्रयास करेंगे। चूंकि आज पहला क्लास है, पूरी तरह सिलेबस को हम लोग समझ लिए, सिलेबस आप लोग को दिमाग में है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि हम लोग को क्या क्या देखना है। जिसे अब यह कहिएगा कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय, भाई तो अंतर्राष्ट्रीय जिसे बोले कि गुमला का जो बाजरा है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के लिए केस स्टडी बन गया। अब झारखंड के जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो अन्नपूर्णा तो भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी। राष्ट्रीय महत्व का विषय है कि झारखंड के एक नेता, झारखंड के एक सांसद भारत के क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्री। राष्ट्रीय स्तर पर का यह टॉपिक हुआ। तो इस सारे टॉपिक को भी हम लोगों को छूना है ना, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि आज पहला क्लास में बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में नहीं जुड़ पाए हैं, तो हम लोग कुछ टॉपिक आज हम लोग चर्चा कर ले। ये क्लियर है आप लोग कि झारखंड से, क्योंकि आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, कि झारखंड से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये टॉपिक होगा जिसकी चर्चा हमने करी। तो ये टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे और इसका हम लोग एक एक चीज, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज पर हम आपको वादा करते हैं कि अपने स्तर से 110% एफर्ट देने का कोशिश करेंगे। हम पूरा कोशिश करेंगे कि जितने भी छात्र हम लोगों से जुड़े हुए हैं वह 40 में 40 नंबर लाए और उनका जो एक संघर्ष है वह संघर्षकांत हो और वह एएसओ के पद को सुशोभित करे। पूरा एफर्ट लगाएंगे, जितना अनुभव है पुस्तक लिखने से लेके, प्रश्न के पैटर्न को देखने से लेके, सारा चीज कि क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहां से हर टॉपिक का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बिंदु का अध्ययन हम आपको कराएंगे। हर टॉपिक का एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कराएंगे। हर टॉपिक का लास्ट में जब 11th आवर बचेगा तो हम लोग 500, कम से कम 500 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहे कि नहीं, इसी में से सवाल 40 आ जाए। तो हर वह तरकीब हम लोग निकालेंगे, हर वह तरकीब ढूंढने का कोशिश करेंगे जिससे आपका जो एएसओ बनने का ख्वाब है वह पूरा हो जाए। तो आज जो एसएससी सीजीएल में है, तो अभी इधर आप देख रहे होंगे कि जो टॉपिक है, तो आप अभी से ही क्या कीजिए कि दिन प्रतिदिन जो घटना घट रहा है, चूंकि करंट टॉपिक का बहुत महत्व रह रहा है ना, तो करंट, झारखंड के करंट से भी 5-7 सवाल पूछ रहा है और करंट जो पूछ रहा है थोड़ा डीपली पूछ रहा है। जैसे अभी जो सीडीपीओ का एग्जाम हुआ, तो हमको लगता है कि सीडीपीओ का एग्जाम जो हुआ उससे 10-15 दिन, 10 दिन पर मुश्किल पहले झारखंड में
पहला लोकसभा का प्रथम चरण का चुनाव हुआ, तो उसमें सवाल पूछ दिया कि झारखंड के प्रथम लोकसभा के चुनाव में, झारखंड के प्रथम लोकसभा के चुनाव में कितने सीटों हेतु चुनाव हुआ, माने झारखंड के लोकसभा के कितने सीटों हेतु चुनाव हुआ। यह सवाल पूछा कहां, टीडीपीओ के प्रश्न में, टीडीपीओ में आपको पूछा ना। तो करंट टॉपिक से आप लोग का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, करंट टॉपिक आप लोग को देखना होगा। तो आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा, अभी जैसे लोकसभा जो चुनाव हुआ है, तो लोकसभा जो उसी पर चर्चा करें। आज हम लोग थोड़ा सा करंट टॉपिक पर ही करें और कल से हम लोग शुरू करेंगे, चूंकि यह क्लास जो है प्रतिदिन 6 बजे शाम से, मेरा जो क्लास होगा 6 बजे शाम से होगा ना, 6 PM 6 PM से मेरा क्लास चालू होगा। अभी देख ले हम लोग थोड़ा सा, चूंकि क्लास शुरू किए हैं तो लोकसभा का हम लोग चर्चा कर ले ना, लोकसभा का हम लोग चर्चा कर ले। तो लोकसभा चुनाव 2024, यहां से एक सवाल आपको पूछने वाला है, यहां से एक सवाल कंफर्म आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगे ना, लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा आम चुनाव 2024 से। तो आप जानते हैं कि यह जो चुनाव हुआ ना, यह जो चुनाव हुआ था चरण, तो पूरे भारत में यह जो चुनाव हुआ वह 7 चरण में, 7 चरण में भारत में, भारत में लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ, 7 चरणों में ना, कितने चरणों में, 7 चरणों में। लेकिन कहां हुआ, भारत में। अब सवाल है कि लोकसभा चुनाव जो है वह झारखंड में, लोकसभा जो चुनाव है वह झारखंड में कितने चरण में हुआ, तो 4 चरण। ये सब इंपॉर्टेंट है, जैसा क्वेश्चन का ट्रेंड रह रहा है, 4 चरण। झारखंड में कितने चरण में, 4 ना, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा आम चुनाव 2024 की लोकसभा जो आम चुनाव हुई, जो संपूर्ण हुई, वह पूरे भारत में 7 चरणों में संपन्न हुई, और यह चुनाव झारखंड में 4 चरणों में संपन्न हुई। कितने चरण में, 4। एकदम मतलब रटना नहीं है, बस क्लास हम लोग करें और लगभग कोशिश करें कि 90% चीज को क्लास करते करते अपने माइंड में हम लोग स्टोर कर ले, उस टाइप के। तो अब यहां ये भी जानना जरूरी है कि झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। कितने सीट, यहां से भी सवाल पूछता है कि झारखंड में लोकसभा है तो कुल कितने सीट हैं, झारखंड से कितने सांसद लोकसभा में चुन के आते हैं, तो 14 ना, कितना, 14। ये 14 सीट के लिए झारखंड में 4 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। कितने चरणों में चुनाव संपन्न हुआ, 4। तो 4 चरण में जो हुआ झारखंड में चुनाव, झारखंड लोकसभा चुनाव 2024, तो लोकसभा की कुल सीट है, कुल सीट पहले इसको समझ लिए, 14। झारखंड में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है, 14। 14 को बाइफर्केशन करेंगे, यहां से भी सवाल पूछा जाता है ना। तो इसमें 8 जो सीटें हैं वह अनरिजर्व्ड है ना, अनरिजर्व्ड। 5 जो सीट इसमें है वह एसटी के लिए सुरक्षित, और 1 जो सीट है वह एससी के लिए सुरक्षित है। 8 5 13 और 1 14। तो झारखंड में लोकसभा की जो 14 सीटें हैं उनमें 8 सीट सामान्य सीट है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 5 सीट है जो अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, कि वहां से सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी
लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, और एक सीट पलामू जो है जहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। 14 सीटों के लिए झारखंड में 4 चरणों में 4 चरण ना, चरण। तो झारखंड में जो चुनाव हुआ 4 चरण में, स्टेज में 4 स्टेज में, तो फर्स्ट जो चुनाव हुआ ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ ना। तो 4 चरणों में जो चुनाव हुआ, तो झारखंड में पहला चरण का जो चुनाव हुआ वह हुआ 13 मई को। कब हुआ? 13 मई, 13 मई 2024। क्लियर है? 2024। दूसरा जो हुआ वह हुआ 20 मई। तीसरा जो हुआ वह हुआ 25 मई। और चौथा और अंतिम चरण जो झारखंड में यानी 7वां चरण जो हुआ चुनाव वह हुआ 1 जून। ये 4 चरणों में हुआ। क्या हुआ? भारत के चुनाव के हिसाब से यह हुआ फोर्थ, यह हो गया फोर्थ। भारत का चौथा चरण, झारखंड का पहला चरण। भारत का 5वां चरण, झारखंड का दूसरा चरण। भारत का 6th चरण, झारखंड का थर्ड। और 7th फोर्थ। यानी भारत के जो 7 चरण थे उनमें 4, 5, 6, 7 में झारखंड में चुनाव हुए ना। तो चौथा चरण में यानी झारखंड का चौथा चरण, झारखंड के लिए फर्स्ट चरण हुआ, उसमें 13 मई 2024 को चुनाव हुआ। 5वां चरण में 20 मई को चुनाव हुआ जो झारखंड का दूसरा चरण हुआ। छठा चरण में 25 मई को चुनाव हुआ, और 7वां चरण में 1 जून को चुनाव हुआ। अब बात होता है कि जो सवाल पूछा था सीडीपीओ में कि यानी फोर्थ चरण यानी झारखंड का पहला चरण, भारत के फोर्थ चरण में झारखंड के कितने सीटों के लिए चुनाव हुए लोकसभा के लिए? तो 4। ये बड़ा आसान है, अगर आप डेट भी आपको आसान है कि 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। चतुर्थ चरण, पंचम चरण, छठा चरण और 7वां चरण भारत के, यानी 4 चरण से शुरू हुआ था। यहाँ 20 मई को हुआ 3 लोकसभा सीट के लिए, फिर 25 मई को हुआ 4, और फिर 1 जून के हुआ 3। तो 4 और 3 7, और 4 11, और 3 14। याद है कि यानी फोर्थ में 4, फिर फिफ्थ में 3, फिर सिक्स्थ में 4, फिर 7 में 3। ये सीट है। ये क्या है? सीट, लोकसभा का सीट है, सीट सीट ना। अब बात ये उठता है कि जो भारत के चौथे चरण यानी जो झारखंड का पहला चरण हुआ उसमें कौन 4 गो जो सीट थे वह कौन कौन सा सीट था ना। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि यानी 13 मई 2024 को झारखंड में जो चुनाव हुआ उसमें 4 सीटों पर चुनाव हुआ। वो 4 सीट भी सुरक्षित था, जिसमें 3 एसटी सीट था और 1 एससी सीट था। तो आपको तो क्लियर हो जाएगा, एससी मतलब पलामू, यानी पलामू में कब चुनाव हुआ? 13 मई को। तो 1 एससी सीट था पलामू, और 3 हमने कहा कि एसटी सीट था। अब 3 एसटी सीट हम लोग को निकालना होगा। तो एक चलिए आप कोल्हान, सिंहभूम, सिंहभूम के बाद आ जाइए आप दक्षिणी छोटा नागपुर खुट्टी, फिर आ जाइए दक्षिणीय छोटा नागपुर में लोहरदगा। जानते हैं कि ये तीनों सीट जो है वह एसटी के लिए रिजर्व है। ये भी एसटी, ये भी एसटी, और ये भी एसटी। यही यानी पलामू जो एससी के लिए रिजर्व है, सिंहभूम, कुट्टी और लोहरदगा, यही चुनाव संपन्न हुआ है ना। इसी में चुनाव क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। तो भारत के फोर्थ चरण में झारखंड के जो 4 सीटों पर हुआ वह 4 सीट कौन कौन थी? पलामू, सिंहभूम, कुट्टी और लोहरदगा। क्लियर है? पलामू, सिंहभूम, कुट्टी और लोहरदगा ना। पलामू, सिंहभूम, कुट्टी और लोहरदगा ना। अब ये देखिए, ये जो 20 मई को 3 सीटों के लिए हुआ ना,
20 मई को 3 सीट के लिए हुआ। कितने सीट के लिए हुआ 20 मई को? 3 सीट के लिए हुआ ना। और ये तीनों सीट था उत्तरी छोटा नागपुर में, यानी और तीनों समान सीट था, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा। ये 3 सीट पर कब हुआ? 20 मई को चुनाव। हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, यानी तीनों किस कमिश्नरी का सीट है? तो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी का ना। उसके बाद 25 मई को जो हुआ 4 सीट में हुआ। कितने सीट में? 4। नंबर 1 धनबाद से शुरू कीजिए, धनबाद। नंबर 2 गिरिडीह, जयराम महतो, हाईलाइटेड चेहरा, गिरिडीह। तीसरा आ जाइए, देखिए आपका कहाँ बच रहा है। गिरिडीह के बाद आ जाइए आप रांची, और रांची के बाद चौथा, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। धनबाद, गिरिडीह, रांची और जमशेदपुर। ये 4 सीट के लिए कब चुनाव हुआ? भारत के छठा चरण, जो झारखंड का 3rd चरण हुआ 25 मई को। 4 सीट के लिए धनबाद, गिरिडीह, रांची और जमशेदपुर। हम लोगों ने 11 सीट का चर्चा कर लिया। और अंतिम चरण यानी 7वां चरण के लिए जो चुनाव हुआ था वह हुआ था 1 जून 2024 को ना, जो झारखंड का 4th चरण बना। इसमें 3 सीट है, तो इसका याद रखने का क्या है कि यह तीनों जो सीट है वह संथाल परगना परमंडल के है। कहाँ का? संथाल परगना का। तो संथाल परगना में आप ऊपर से उठा लीजिए, गोड्डा को उठा लीजिए, गोड्डा। दूसरा मोस्ट चर्चित सीट दुमका, और तीसरा उठाइए आप यहाँ राजमहल। तो गोड्डा, दुमका और राजमहल, ये 3 सीट के लिए कब हुआ? 1 जून। हाँ, क्लियर है? आप लोग को क्लियर होगा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 जो पूरे भारत में 7 चरणों में संपन्न हुआ, यह चुनाव झारखंड में 4 चरण में हुआ। 4 चरण, और शुरुआत भी चौथे चरण से। चौथा चरण 4 सीट, 5वां चरण 3 सीट, 6ठा चरण फिर 4 सीट, और 7वां चरण फिर 3 सीट। तो पहला जो हुआ 13 मई 2024 को, इसमें 4 सीट था, जिसमें 4 सीटों में 3 सीट ऐसे थे जो एसटी के लिए रिजर्व था, और 1 सीट ऐसा था जो एससी के लिए रिजर्व था। तो याद करने के लिए आपको यह ध्यान देना होगा। तो एक जो एससी के लिए रिजर्व था तो पलामू है, और 3 जो एसटी के लिए रिजर्व था उसमें एक सिंहभूम था, दूसरा खुट्टी था, और तीसरा लोहरदगा था। उसके बाद भारत के 5वां चरण में झारखंड के 3 सीटों पर चुनाव हुआ। वो उत्तरी छोटा नागपुर का तीनों पर मंडल का सीट था, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा ना। उसके बाद 6ठा चरण जो झारखंड का तीसरा चरण हुआ, उसमें 4 सीट, 2 ठो, तो इसमें उत्तरी छोटा नागपुर का, एक दक्षिणी छोटा नागपुर का, और एक कोल्हान का। तो धनबाद, गिरिडीह, रांची, जमशेदपुर। उसके बाद अंतिम चरण यानी भारत का जो 7वां चरण था, जो झारखंड का 4th चरण हुआ, उसमें 3 सीटों पर कौन कौन? गोड्डा, दुमका, राजमहल। कौन कौन? गोड्डा, दुमका और राजमहल। इस प्रकार 14 सीटों पर चुनाव हुआ। क्लियर है? 14 सीटों पर चुनाव हुआ। यहां से सवाल एक कंफर्म आप मान के चलिए, यहां से एक सवाल पूछा जा रहा है ना, एक सवाल यहां से आपको पूछा जाएगा। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है वह इंपॉर्टेंट है कि 14 जो लोकसभा सीट है वहां से कौन कौन विजयी हुआ। 14 लोकसभा सीट, यहां से भी सवाल पूछ सकता है। तो 14 जो लोकसभा के सीट है उसमें आप पहले हम लोग ले लें रांची, दूसरा में हम लोग ले लें हजारीबाग, का कोडरमा, बाद गिरिडीह, के बाद धनबाद, के बाद जयपुर,
उसके बाद गोड्डा। ये हम इसलिए लिए कि आठों जो सीट आपको नजर हो रहा होगा वह क्या है, अनरिजर्व्ड है, जनरल सीट है, सामान्य सीट है ना। तो ये भी पूछ सकता है कौन सामान्य सीट है, कौन एसटी का, कौन एससी का। ये जो हम अभी 8 को सीट जो लिखे हैं, रांची, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और गोड्डा ना, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कौन कौन से कैंडिडेट जीते, उस पर हम लोग चर्चा कर लें। तो रांची, रांची से संजय सेठ ना, रांची से संजय सेठ, किस पार्टी से, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। हजारीबाग से मनीष जायसवाल, जायसवाल किस पार्टी से, बीजेपी। चतरा से कालीचरण सिंह, चतरा से कालीचरण किस पार्टी से, बीजेपी। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, किस पार्टी से, भाजपा, बीजेपी। अन्नपूर्णा देवी का इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के 14 सीटों में जो चुनाव हुआ, कितना, 14 सीटों में सर्वाधिक मतों से यही जीती है ना, सर्वाधिक मत, 3,77,014 वोट से यह भाजपा सीपीआई-एमएल के कॉमरेड विनोद सिंह को हराई है। तो झारखंड के छुए 14 लोकसभा सीटों में कोडरमा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी सर्वाधिक मतों से जीतने वाली उम्मीदवार रही, जिन्होंने लगभग 4.25 लाख यानी 3,77,000 वोटों से सीपीआई-एमएल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह को पराजित किया। तो सर्वाधिक मत से ही। दूसरा कि जब मोदी 3 नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, उसमें अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है ना, कि 3 प्रकार का, जैसे कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, तो इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पिछले मोदी 2 मंत्रिमंडल में यह मानव यानी शिक्षा राज्य मंत्री थी, लेकिन इसमें इनको प्रोन्नति देते हुए कैबिनेट मिनिस्टर बना है। और अन्नपूर्णा देवी जो झारखंड के कोडरमा लोकसभा सीट से विजयी हुई है, उन्हें भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। यहां से पूछेगा कि अन्नपूर्णा देवी का कौन सा मंत्री बनाया गया, तो कैबिनेट मंत्री। कौन सा विभाग का मंत्री था, महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री। अन्नपूर्णा देवी कहां से की सांसद है, तो कोडरमा के। झारखंड में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद गिरिडीह, बहुत चर्चित, पूरे भारत का सबसे चर्चित सीटों में से एक। यहां से चंद्र प्रकाश चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू, आजसू लिख देते हैं, आजसू पार्टी है। तो यह गिरिडीह इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि झारखंड में एक तीसरे विकल्प के रूप में जयराम महतो ना, आप लोग जान रहे होंगे, जिन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता है, कि टाइगर जयराम महतो का उभार हुआ। वो एक नए विचार और नए तेवर के, चूंकि छात्रों का, उन्होंने भाषा आंदोलन से अपने राजनीतिक कैरियर का शुरुआत किया, उन्होंने खतियानी की लड़ाई लड़ी, और उन्होंने 1 साल पूर्व झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति का गठन किया और चुनाव में गिरिडीह से उसके अध्यक्ष हैं। झारखंड JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनका पार्टी है, उसके अध्यक्ष भी, और स्वयं चुनाव लड़े थे। और यहां से टाइगर जयराम महतो लगभग 3.5 लाख वोट लाए, मतलब 3,47,000 समथिंग वोट था, मैंने 27%। शायद भारतीय इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ होगा कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी, मतलब इतना 27%, एक 30 साल का लड़का इतना वोट लाया था, इसलिए हॉट सीट बना हुआ था। उसके बाद धनबाद, ये भी चर्चित था, यहां से हुल्लू महतो, हुल्लू महतो जीते हैं, किस पार्टी से, तो बीजेपी से। जमशेदपुर, जमशेदपुर से विद्युत बरन महतो, विद्युत बरन महतो, ये किस पार्टी से जीते हैं, तो ये भी बीजेपी से जीते हैं ना, किस पार्टी से,
बीजेपी से। गोड्डा निशिकांत दुबे, निशिकांत दुबे बीजेपी। ये 8 सामान्य सीट है, जनरल सीट है ना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 8 जनरल सीट जो है उसमें 8 सीट एनडीए गठबंधन ने जीता है ना। एनडीए गठबंधन ने जीता है, जिसमें 7 सीट भाजपा के खाते में और 1 सीट आजसू के खाते में गया है। मैंने 8 सामान्य सीट को, सभी 8 सामान्य सीट पर इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाया, सभी पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीते, जिसमें भाजपा भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट और आजसू पार्टी के खाते में 1 सीट गिरिडीह का गया। तो यहां से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे अब एसटी सीट ना। एसटी सीट तो 5 है, 8 का चर्चा कर लिए। अब एसटी सीट देखें। एसटी सीट में जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे, पहला आपका आ जाएगा दुमका, दूसरा राजमहल, तीसरा सिंहभूम, चौथा कुट्टी और 5वां लोहरदगा। लोहरदगा ये 5 सीट जो है वह शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। यहाँ भी एक कहानी है कि झारखंड के 5 जो एसटी सीट है, 5 सीट इंडिया गठबंधन ने जीता है। यहाँ एनडीए गठबंधन एक भी सीट नहीं जीता, जिसमें 3 सीट जेएमएम और 2 सीट कांग्रेस के खाते में गया। तो दुमका से जो जीते वह जीते नलिन सोरेन। नलिन सोरेन किससे? झारखंड मुक्ति एएमएम ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा। राजमहल से विजय हांसदा, पिछले बार भी यही जीते थे, विजय हांसदा, ये भी जेएमएम से है। सिंहभूम, सिंहभूम से झारखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री, झारखंड के प्रथम महिला मंत्री जो रही हैं जोबा माझी, इन्होंने जीता है जेएमएम से। 3 सीट जेएमएम के खाते में गया। और खुट्टी, खुट्टी से कालीचरण मुंडा, कालीचरण मुंडा, कालीचरण मुंडा कांग्रेस ना। अब खुट्टी का सीट भी हॉट सीट रहा है, भी यहां से भी सवाल पूछा जाएगा कि भारत के जो जनजातीय मामलों एवं कृषि मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री थे, तो पहले बाद में इनको दे दिया गया था कृषि मंत्रालय का भी प्रभार। तो भारत के जो जनजातीय मामलों एवं कृषि मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री थे अर्जुन मुंडा, उन्हें खुट्टी सीट से हार का सामना करना पड़ा ना। अर्जुन मुंडा जो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वह किस सीट से चुनाव लड़े थे? खुट्टी से। खुट्टी रिजल्ट क्या हुआ? उन्हें हार हुई। लोहरदगा, लोहरदगा से कांग्रेस के सुखदेव भगत जीते हैं, सुखदेव भगत कांग्रेस। ये इंपॉर्टेंट। दुमका भी चर्चित था क्योंकि यहाँ जो थी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी गुरुजी शिबू सोरेन के जो पुत्र वधू थे सीता मुर्मू सोरेन, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी जेएमएम को छोड़कर। जामा से विधायक थी, विधायकी सीट से इस्तीफा देकर। यह भी काफी हॉट सीट था, लेकिन वहां सीता सोरेन का हार का सामना पड़ना पड़ा। और नलिन सोरेन, और नलिन सोरेन के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे कम मत से ही जीते हैं, सबसे कम मत, सबसे कम मत 22,000 समथिंग वोट से जीते हैं। सबसे अधिक मत से अन्नपूर्णा देवी और सबसे कम मत से नलिन सोरेन दुमका से जीते हैं ना। ये 5 सीट हो गया, 8 और 5 13। और एक जो एससी का सीट बचा वह बचा पलामू। पलामू एससी का एक सीट पलामू, जहां से पीडी राम, विष्णु दयाल राम, झारखंड के पूर्व डीजीपी विष्णु दयाल राम बीजेपी, ये चुनाव जीते। ये खाका है आपका लोकसभा चुनाव का। चूंकि निश्चित आप रहिए कि लोकसभा चुनाव से
आपको एक प्रश्न पूछे जाएंगे ना, लोकसभा चुनाव से आपको एक सवाल पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से आपको लोकसभा चुनाव से एक सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल लोकसभा चुनाव से पूछा जाएगा, एक सवाल लोकसभा चुनाव से पूछा जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या लोकसभा चुनाव जो 2024 हुआ वह पूरे भारत में 7 चरणों में यह चुनाव हुआ और झारखंड में यह 4 चरणों में हुआ। झारखंड में भारत के चौथा चरण जो था, वहां से झारखंड में चुनाव की शुरुआत हुई 13 मई से, जब झारखंड के 4 सीटों पर चुनाव हुआ। फिर 20 मई को यानी 5वें चरण में झारखंड के 3 सीटों पर चुनाव हुआ। फिर 25 मई को झारखंड के 6ठे चरण में 3 सीटों पर चुनाव हुआ, नहीं 4 सीटों पर चुनाव हुआ, और 1 जून को फिर 3 सीट, 4-3-4-3 का अनुपात है। और जिसमें एनडीए गठबंधन जो पिछले बार 12 सीट लाई थी, 11 सीट भाजपा, 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 12 सीटें मिली थी, जिसमें भाजपा को 11 सीट और आजसू पार्टी को 1 सीट, और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1-1 सीट मिली थी। कांग्रेस सिंहभूम सीट जीती थी, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा विजयी हुई थी, लेकिन चुनाव से पहले गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी और उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, और यह सीट गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जोबा माझी ने उन्हें पराजित किया। लेकिन 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 9 सीट, और जिसमें 8 सीट भाजपा को, 1 सीट आजसू को, और इंडिया गठबंधन को 5 सीट, 5 सुरक्षित सीट उसको मिली, 5 सुरक्षित सीट उसको मिली ना। इस पर चर्चा हम लोगों ने किया। सर्वाधिक मत से जीतने वाले जो हैं वह अन्नपूर्णा देवी 3,77,000 कोडरमा, और सबसे कम मत से जीते वह नलिन सोरेन दुमका लगभग 22,000 वोटों से। और 2 इंपॉर्टेंट किए, झारखंड से 2 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पहला अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा से जीती है, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री वह बनाई गई है। और दूसरा, रांची के सांसद संजय सेठ, रांची के सांसद संजय सेठ को राज्य मंत्री बनाया गया है। किस विभाग, किस मंत्रालय का? तो रक्षा मंत्रालय का राज्य मंत्री रांची के सांसद संजय सेठ को बनाया गया। रांची से दूसरी बार, यह लगातार दूसरी बार विजय हुए। इन्होंने कांग्रेस के नया जो कैंडिडेट थी यशस्विनी सहाय, उसको पराजित किया। तो पराजय वाला आपको नहीं देखना है, सबके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे खुट्टी से अर्जुन मुंडा, दुमका से सीता सोरेन हारी है, सिंहभूम से गीता कोड़ा हारी है। तो जो जो इंपॉर्टेंट था उसका चर्चा हमने कर रखी। तो कुल 2 लोगों को, 2 सांसद को झारखंड से मंत्री बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और दूसरा संजय सेठ राज्य मंत्री रक्षा मंत्रालय का, रक्षा विभाग में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें 14 है, जिनमें 8 सीटें सामान्य हैं, जनरल है, अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है, 5 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के लिए है, सबका हमने चर्चा की। 1 सीट पलामू एससी के लिए है। तो यहां से सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो चूंकि आज पहला क्लास था, तो हमने सिलेबस पर चर्चा करी कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं था, बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए होंगे। तो कल से हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टॉपिक वाइज हम कोशिश करेंगे कि हम लोग 2 विषय को लेके चले ना, एक साथ 2 विषय को लेके चले। अगर हम 3 दिन पढ़े अगर हिस्ट्री, तो उसके साथ एक कोई और सब्जेक्ट हो, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक डेली, कल से हम लोग का विधिवत क्लास का शुरुआत होगा। तो जितने भी आप लोग के मित्र होंगे, जितने भी आप लोग के साथ में साथी होंगे, जितने भी लोग जेएसएससी को हिट करना चाह रहे होंगे, जेएसएससी सीजीएल में एसओ बनना चाह रहे होंगे, सभी को आप लोग यह इंफॉर्मेशन दे देंगे कि बैनाथ झारखंडी सर का क्लास प्रारंभ हो गया है, अंतिम प्रहार रीस्टार्ट हो गया है। और इस अंतिम प्रहार में हमारा वादा है, दावा हम लोग नहीं करते हैं, हमारा वादा है कि हम
आपको जरूर से जरूर सफलता प्रदान करने में थोड़ा सा भी मेरी भूमिका होगी तो वह जरूर होगी। आज मेरा यह पहला क्लास है ना, आज का जो है, चूंकि कमेंट लोग कर रहे हैं कौन सा क्लास है, तो आज यह मेरा पहला क्लास है। आज से हम लोगों ने अंतिम प्रहार जो शिवांगन की पाठशाला डीएसबी की पाठशाला में चल रहा अंतिम प्रहार सीरीज, उस सीरीज का झारखंड का आज पहला क्लास आप लोगों ने देखा बैनाथ झारखंडी के द्वारा। तो इस आशा एवं विश्वास के साथ कि आज जो भी चर्चा हमने सिलेबस की चर्चा की, जिसकी पूर्ण जानकारी आपको है, और हमने लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा की, जहां से गारंटी एक प्रश्न आने जा रहा है, और हमको नहीं लगता है कि जितना हमने बता दिया लोकसभा चुनाव 2024 झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, उससे बाहर कोई भी सवाल पूछे जाएंगे। तो कल से विधिवत क्लास, लंबा क्लास पूरी तरह से हम लोग लेंगे, इस आशा एवं विश्वास के साथ कि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। आप लोग के सफलता में कुछ ना कुछ प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। तो यह जो है आप लोग को कर लेना है। कोई भी अब आप लोग पूरी तरह ऊर्जावान होकर रहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोगों ने एक जज्बा दिखाया, हिम्मत दिखाया है, जिसके चलते आज जेएसएससी को कैलेंडर जारी किया गया, करना पड़ा। जेएसएससी ने कैलेंडर जारी करी और यह भी निश्चित किया कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में एग्जाम लेगा, सितंबर में उसका रिजल्ट देगा, और चुनाव से पूर्व, चूंकि विधानसभा का झारखंड विधानसभा चुनाव भी इसी वर्ष के अंत में होने हैं, नवंबर दिसंबर में होने हैं, तो उससे पहले आप लोग एएसओ बन जाए, सीजीएल क्रैक हो जाएगा, आप लोग को ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो जिस तरह आप लोग हर तरह के अपने फ्रस्ट्रेशन को छोड़कर एक नई ऊर्जा, नई गति, नई उमंग के साथ आप लोग जुड़िए शिवांगन की पाठशाला से, डीएसपी की पाठशाला से, और आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी हमारा विश्वास है। तो इसी एवं आशा एवं विश्वास के साथ कि कल 6 बजे ना मेरा क्लास प्रतिदिन 6 बजे होगा, कल 6 बजे मिलेंगे। कल हम लोग झारखंड के टॉपिक का विधिवत शुरुआत करेंगे, एक नई जोश, ऊर्जा और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को एक बार पुनः जोहार।